फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान, पूरा खित्ता और दुनिया जहाँ जहाँ बड़ी खबरें हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। लोगों का बड़ा दबाव है कि जी भारत में नामों से रिसालत पर इतना बड़ा हमला हो गया और आप चुप रहते हैं। उस पर भी बात करेंगे, मगर मेरा वो पॉपुलर व्यू नहीं है जो मुसलमान एक साथ, खासकर पाकिस्तानी, साउथ एशिया के मुसलमान एक लम्हे में खड़े हो जाते हैं और फिर मुझे गालियां खाने को मिलती हैं। और फिर खित्ते के लोग सारे ही ऐसे हैं कि अगर मैं मोदी के ख़िलाफ़ बात करूं या इंडियन पॉलिसीज़ के, तो वो मेरे इंडियन दोस्त जो मेरी वैसे बड़ी तारीफ़ करते हैं, मगर जब वहाँ बात आती है तो उनके पर भी जल जाते हैं। दूसरा जो मेरे नज़दीक अहम तरीन मौजू है कि जो तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं और पार्लियामेंट को इल्म ही नहीं है। तीसरा अहम तरीन, बल्कि मैं तो कहूँगा सबसे बड़ा अहम तरीन मौजू जो है कि सदर अलवी, अमेरिका के सफ़ीर जो डोनाल्ड ब्लूम हैं, जो वहाँ 2 माह से बैठे हुए हैं, तकरीबन 1.5 माह होने को आया अब तो मेरे ख्याल, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उनके जो कागजात तकर्रुरी हैं वो मंजूर नहीं कर रहे, उन्हें नहीं बुला रहे। और सदर अलवी आइन शिकनी के साथ साथ इमरान दोस्ती में रियासत दाव पर लगाने को उतर आए हैं। वो सदर अलवी जो उस पार्टी का हिस्सा हैं जिसे मैं चंदा पार्टी कहता हूँ, कि जिसकी सियासत और जिसकी पूरी एम्पायर अमेरिका और मगरिब के चंदे पे खड़ी है। मैं इस पर बहुत डिटेल से आइंदा आने वाले दिनों में प्रोग्राम करूँगा। अभी कुछ मैं नहीं समझता कि वो मौका अभी आया है कि गुफ्तगू की जाए। बहुत कुछ यहाँ चल रहा है और जल्द सामने आ जाएगा, उस पर बात करेंगे। और थोड़ा सा इकॉनमी पर, डॉलर पे बात करेंगे कि डॉलर कहाँ खड़ा है। तो पहले आते हैं जी भारत के ऊपर, जहाँ बीजेपी की एक खातून लीडर के बयान से एक कोराम पड़ गया और कहा जा रहा है कि जी वो माफ़ी मांगे, मोदी हुकूमत जो है डायरेक्ट मोदी माफ़ी मांगे। और पहली बार इस पर ओआईसी में भी थोड़ी सी हिलजुल हुई है, क्योंकि मुसलमान मुल्कों में ये ओआईसी है और हुक्मरानी और ताकत, बादशाहत, जो कुछ भी है, मगर पाकिस्तान सबसे आगे है हमेशा की तरह। और ये कि ताल्लुकात भी ख़त्म हो जाएं सारी दुनिया मुसलमान मुल्कों के, और बाईकाट प्रोडक्ट का भी हो जाए, सफ़ीर भी वापस निकाल लिए जाए। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान में रखें कि ये पूरा खित्ता एक है। कश्मीर में 2019 5 अगस्त से लेकर अब तक कोई तकरीबन 700 कश्मीरी मार दिए गए। दुनिया ने ठेंगे पे लिखा। सबके अपने अपने मफादात हैं। एक आम आदमी की ज़िंदगी की ना रियासत पाकिस्तान में कोई अहमियत है, ना इंडिया में कोई हैसियत है, और ना अरब मुल्कों में कहीं हैसियत है, और दुनिया में कहीं भी नहीं है। किसने क्या कर लिया? आप इस पे शोर मचा भी लें, आप अब जल्द से जुलूस कर भी लें, बाहर निकल भी आएँ, सड़कें अपनी बंद कर दें, अपनी गाड़ियाँ जला लें, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और फिर हम मुसलमान आपस में क्या इस मसले पर एक हैं? अगर इस पर गुफ्तगू होगी तो बहुत दूर तक जाएगी, जिसका जवाब नहीं है किसी के पास, कि शिया फ़िरका क्या कहता है और सुन्नी क्या कहते हैं, और इस्लाम में पहला गज़ब किसे बताया जाता है, इनकी आपस की लड़ाइयाँ क्या है। इसका बेहतरीन रास्ता ये है, मुसलमानों को लर्न करना चाहिए, दुनिया से सीखना चाहिए कि हुर्मत रसूल किसी एक के कहने पर ख़त्म नहीं हो सकती। उसका वादा कुरान में अल्लाह ताला ने खुद लिया, उनकी हुर्मत का वादा। बंद करें ये शोर। क्यों अपने गरीबों की जानें गंवाते हैं? जो इस पे एहतजाज करते हैं सरकारी सतह पे, उन्हें एहतजाज के बाद याद भी नहीं रहता कि वो किस पर एहतजाज कर आए हैं। कि जी बिलावल ने ओआईसी के नुमाइंदों से बात की है और ये किया वो किया, ये सब मेरे मुंह से मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मोदी को सब जानते हैं, वो किस बुनियाद पे सियासत कर रहे हैं। उनके यहाँ भी तो यही सूरत हाल है, कोई बाहर के लोग तो नहीं हैं हम, ये खित्ते के लोग हैं। और फिर ये गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया नैरेटिव आगे बढ़ाने लगते हैं कि देखें, और दो नज़रिया, कौमी नज़रिया जो है वो साबित हो रहा है। भाई साहब, बस एक जुमला बहुत है कि अगर ये दो कौमी नज़रिया नहीं आता, 68-70 करोड़ एक साथ मुसलमान रह रहे होते, तो देखता कि कौन IRS, वो RSS है, और कौन मोदी है, कौन BJP है जो ऐसे बोल सकता था।
कोई नहीं बोलता। ये एक दो कौमी नज़रिए का दिया हुआ है जो कुछ भी आज हो रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है, मेरे नज़दीक ये इशू नहीं है कि अपोजिशन लीडर रियाज, क्या नाम उसका, फैसलाबाद वाले का, कि रियाज जो हैं वो बजट पे बहस का आगाज़ किया है। हंसी निकल जाती है कि मुस्लिम लीग के नून के टिकट के उम्मीदवार हैं और अपोजिशन लीडर हैं। मतलब पाकिस्तान में तो ये एक बड़ी आम सी बात है। दुनिया ने ऐसी जमहूरियत नहीं देखी होगी कि पीपल्स पार्टी में जब वो थे तो उनको जिस तरह से लोग मुखातिब करते थे, और फिर वो टीवी पे बैठकर कह रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग ने मुझसे नून ने मुझसे टिकट देने का अगले इलेक्शन में वादा किया है। वो अपोजिशन लीडर है। तो मतलब जैसे बादशाहतों में होता था ना कि मुखालफिन भी अपने रखे जाते थे। तो तमाशे लगे हुए हैं और ये तमाशे लगे रहेंगे। मईशत का हाल तो आपको सबको पता है। जो इसमें सबसे दिलचस्प एक जुमला सुना देता हूँ कि शौकत तरीन का तो सुन लिया होगा कि नहीं हमने 76% कर्ज लिया, 80% नहीं लिया। तारीख में जो बड़ा कर्जा है, सारी हुकूमतों ने 74 साल में 20% दिया, इन्होंने 76 लिया। अब हुकूमत कह रही है 80 लिया। तो उन्होंने करेक्शन कर दी कि 4% कम है, झूठ मत बोलो। तो उस पर फवाद चौधरी का बयान कमाल है कि हमने अपने दौरे इक़्तिदार में $52 बिलियन लिए कर्ज, और 38 हमने कर्ज में वापस लौटा दिए। मतलब कर्ज लिया और फिर कर्ज लौटा दिया। 8 का दर्जा हासिल है इस इकॉनमी को। गौर करें इस पर कि कर्ज लेते हैं और हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है, कल की अपोजिशन, कि जनाब ये कर्ज लेकर खा गए। 38 अरब डॉलर तो वापस दे दिए कि ये हुजूर आपने जो पिछला दिया था ये ले लीजिए, अब नया कर्ज दे दीजिए। ये दुकान, ये कंपनी चलती नहीं नजर आती है अब। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो क्लाइंट स्टेट्स हैं, इनके चलाने वाले कोई और होते हैं, वो फैसला करेंगे कि इसे कंटिन्यू करना है नहीं करना है। मगर जो इस्टेब्लिशमेंट हरकतें कर रही है उससे तो लगता है कि उन्हें कह दिया गया है फिक्र नहीं करो, मारो लूटो खाओ और जो तुम्हारे जी में आता है करो, कुछ नहीं होना। क्योंकि उन्हें ज़रूरत है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं और इमरान खान साहब के दौर में शुरू हुए थे, क्योंकि खान साहब तो तालिबान के हिमायती हैं, उनके अपने घरों से तो कोई मारा भी नहीं गया और वो उसी इलाके से उनका ख़ानदानी ताल्लुक़ है। तो खून बहा भी कुछ नहीं, बस माफ़ी तलाफ़ी करो, ख़त्म करो। और फिर जो पेशावर कोर के इस वक्त कमांडर हैं, जो ISI के साबिक चीफ हुआ करते थे, फैज़ हमीद, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो इमरान के सियासी नज़रियाती साथी हैं। बाकी हुकूमत को, पार्लियामेंट को कुछ नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है। और कहते हैं कि 60% मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। फायर बंदी के नारे भी लगे हुए हैं, मगर रोज़ आप देख रहे होंगे कि रोज़ शुमाली वजिस्तान में 2-3 सिपाही हमारे मारे जाते हैं। एक तरफ दहशत गर्दी है बलूचिस्तान में, एक तरफ यह है, फिर जंगलों में जो आग लगी हुई है। अगर ईमानदारी से देखें तो पाकिस्तान के मंजर पर आग ही आग नज़र आती है। मईशत की आग, सियासी अफरा तफरी की आग, दहशत गर्दी की आग, जंगलों में लगी आग। और फिर आप देखें शहबाज शरीफ के आने से जो सबसे बड़ा कारनामा उन्होंने किया है कि पंजाब में पुलिस मुकाबले रोज़ हो रहे हैं जिसमें सिर्फ मुलजिम मारा जाता है। ना पुलिस को गोली लगती है, ना उसे जो मुलजिम को छुड़ाने आते हैं, ना उनमें से कोई गिरफ्तार होता है। बस मुलजिम को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के मार देते हैं। दुआ करें कि ये पूरे पाकिस्तान में ना फैल जाए। तो पार्लियामेंट में किसी को पता ही नहीं है, और शहबाज शरीफ तो सबको पता है वो किसके आदमी है। सिर्फ पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम है जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी करीब है। मगर उसका वोटर जो है किसी हद तक नज़रियाती है, तो उन्हें दिखाना भी है, उन्हें बताना भी है कि जनाब हम तो बोले थे। देखें, जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ पेशावर में, तो जो तालिबान के ख़िलाफ़ कहना चाहिए कि जो ऑपरेशन हुआ था उसमें सब साथ बैठे थे, पार्लियामेंट, सियासतदान, फौज, और मुश्तरका फैसला हुआ कि इन्हें मारा जाए और भगाया जाए।
تو مارا تو کم نہیں گیا تھا، بھگا کر دھکیل کر اسی دنوں میں یہ افغانستان میں داخل کر دیا گیا تھا، وقتی طور پہ جان چھڑائی گئی تھی، اور یہ سمجھے تھے کہ جب امریکہ افغانستان سے نکلے گا تو پھر طالبان افغان ہمارے ہیں، ہم ان سے کہہ کے مار پڑوائیں گے۔ وہ ان سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے ملے ہوئے ہیں، اس اسٹیبلشمنٹ نے کبھی کوئی درست فیصلے تو کیے نہیں۔ تو اب حالت یہ ہے کہ علی وزیر پشتون موومنٹ کا جو ایم این اے ہے، اس کے تو ضمانت تو بڑی دور کی بات ہے، رہائی تو دور کی بات ہے، ایک تقریر کے الزام میں اس کو پروٹیکشن آرڈر دے کے پارلیمنٹ میں بھی نہیں لایا جا رہا۔ میں کہ طالبان جنہوں نے 1 لاکھ لوگ مار دیے، ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کے 60% مطالبات مان بھی لیے گئے ہیں، ان کے بہت سے دہشت گرد چھوڑ بھی دیے گئے۔ تو سیاست کے لیے دعا کریں اس اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں پہ۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی منظم ترین فوج ہے، 6ٹھی بڑی فوج ہے، اور بھارت سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ روز اس غربت کے عالم میں بھی مہینہ بھر پہلے میزائل چھوڑا ہے، مگر ایک چھوٹے سے گروپ سے نپٹ نہیں پائے۔ اس کمزوری کو دنیا بڑی غور سے دیکھ رہی ہے اور بہت دور تک اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے اور کنکلوڈ کر رہی ہے، خاص کر بھارت۔ تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے غور کر لیجئے گا کہ آپ جا کہاں رہے ہیں، کھڑے کہاں ہیں۔ اب آتے ہیں کہ جناب جو امریکن پاکستان میں سفیر آئے ہیں، بلوم نام ان کا، تو ایک تو ذہن میں رکھیں کہ خان صاحب کے 3 سالہ جو 3.5 سالہ اقتدار ہے، اس میں امریکہ نے اپنا سفیر نہیں بھیجا، جبکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، انہوں نے بھی نہیں بھیجا۔ بائیڈن کو آئے ہوئے بھی اب 1.5 سال ہونے کو آ گیا ہے، تو نامینیشن تو جنوری میں میرے خیال میں جو یاد پڑتا ہے یا اس سے پہلے ہی نہیں، پہلے ہو گئی تھی، مگر آئے وہ شاید 11 اپریل کو ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو خان صاحب کی بائیڈن حکومت سے تو بنتی نہیں تھی، بائیڈن سے خاص کر نہیں بنتی تھی، ساری کوششیں کی آپ کو معلوم ہے فون کروانے کی، مگر فون نہیں ہوا تھا۔ تو ان کا پورا دور اقتدار مکمل امریکن ڈپلومیسی سے خالی رہا کہنا چاہیے، کہ فارن منسٹری آفس ڈیل کرتا تھا ڈائریکٹلی، اور ہمارا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو آج امریکہ مخالف نعرے لگاتا ہے، وہ یہاں کے جس طرح سے، یہ بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے، پھر کبھی صحیح۔ تو خان صاحب کے کہنے پر عارف الوی ان سے جو کاغذات نامزدگی ہیں جو لیے جاتے ہیں، ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے جس میں بغل بجتے ہیں صدارتی محل میں، پریڈ ہوتی ہے، اور پھر ایک آنر دیا جاتا ہے سفیر کو کہ جناب کاغذات نامزدگی منظور کر لیے، اور وہ جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس پر صدر دستخط کرتا ہے، پھر وہ ویل پراپر وے میں کام کرتے ہیں۔ کام تو وہ کر رہے ہیں، مگر عارف الوی ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں کر رہے، سائن نہیں کر رہے۔ اچھا، یہ حکومت کو نہیں تنگ کیا جا رہا ہے، یہ براہ راست ریاست پر حملہ ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ پاک امریکہ تعلقات مکمل ختم ہو سکتے ہیں، اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ خاص ہم بظاہر تو یہ کہتے ہیں نا کہ میرا امریکہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر امریکہ نے سازش کی ہے، جبکہ شیخ رشید کہتا ہے کہ 4 مہینے پہلے اسے پتہ چل گیا تھا کہ ہماری حکومت جا رہی ہے۔ تو ساری چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں۔ فواد چودھری کہہ چکے اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تعلقات صحیح ہوتے تو ہماری حکومت ہی کیوں ختم ہوتی، ہر چیز سامنے آ چکی ہے۔ مگر خان صاحب کو یہ پاپولر نعرہ کھڑا رکھے ہوئے ہے، اور ایک جاہلوں کی ایک فوج ہے جو امریکن ٹکڑوں پہ پلتی ہے، آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، سارا سسٹم، یا سعودی عرب ہو، جہاں تک چلے جائیے یہ ٹکڑے وہیں سے لیتے ہیں، یہیں سے لیتے ہیں، مگر نعرہ لگائے بغیر ان کا ہارنا درست نہیں ہے نا، کیونکہ گیس ہو گئی ہے ان کو، جب امریکہ کے گالی دے کے یہ سانس لیتے ہیں تو وہ اخراج ہوتا ہے ان کا۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ تعلقات کے آخری سطح پہ لے آئے ہیں کہ یہ تعلقات ختم ہو جائیں، مگر یہ ذہن میں رکھیں یہ ٹرولر آرمی جو ہے تحریک انصاف، یہ ٹرولر آرمی اور کچھ نہیں ہے۔ سڑک پہ تو پاور آپ نے دیکھ لی کہ ابھی لانگ مارچ کے موقع پر پورے پاکستان سے 3,000 لوگ، انہیں 2,500 جڑے تھے جو اسلام آباد لے کر یہ خیبر پختونخوا سے پہنچے تھے۔ نہ کراچی سے کوئی نکلا، نہ اسلام آباد سے کوئی نکلا، نہ کوئٹہ سے کوئی گیا، اور پورا پنجاب جہاں ان کو سیٹیں دکھائی گئیں، کراچی جہاں 14 سیٹیں انہیں چھنوائی گئی تھیں، نکلا کوئی نہیں۔ تو یہ ٹرولر کمپنی ہے، اور یہ ٹرولر کمپنی دوسری بڑی ٹرولر کمپنی کو پریشانی دے رہی ہے، وہاں تقسیم کر دی ہے۔ دیکھ وہ ایک الگ موضوع ہے، بہرحال میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ ٹرولر کمپنی
پاکستان میں جو سیاست بھی کر رہی ہے اور مختلف چیزیں دکھا رہی ہے، میں اس پہ ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ ٹوٹل ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ کے اور الائز کے چندے پہ کھڑی ہے۔ چائنا سے کوئی چندہ نہیں آتا، روس سے کوئی چندہ نہیں آتا، سارا چندہ یہیں سے جاتا ہے، اور یہیں کے امریکن پاکستانی یا دوسری کمپنیاں، اور یہ امریکن پاکستانی بھی کیسے دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں، یہ دلچسپ موضوع ہے، اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ آج کے لیے میرے ذہن میں اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے کہ ہم کوئی، بہرحال ڈالر کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 2.5 روپے اور بڑھا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ اس مہینے کے اینڈ تک اگر یہ انتشار باقی رہا، انتشار تو رہے گا کہ حکومت کے اپنے حلقوں میں بھی وزارتوں پہ مشاورت پہ جو بشیروں پر لڑائی ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے کہ اے این پی کو کچھ نہیں ملا، پیپلز پارٹی لے گئی دوسرے نمبر پر، محسن داور کو بھی نہیں ملا، گورنر بھی نہیں لگا رہے، سرحد میں تو کے پی کے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے گورنر لگانے کے لیے، وہاں پہ بلوچستان میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، مگر گورنر نہیں لگائے جا رہے۔ سندھ میں بھی جو صورتحال ہے، جو ایم کیو ایم کے آپس کے تضادات ہیں پیپلز پارٹی سے، بہرحال گفتگو کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کل بات کریں گے دوسرے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔